नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं आर्टिमस आईएएस। सो हिंदी में द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सीरीज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपको पिछले लेक्चर्स भी काफ़ी पसंद आए होंगे, जिसमें हमने ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखी है, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल उठा सकते हैं अपने मेंस और साथ साथ प्री के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि हम जितने भी एक्सप्लेन्ड सीरीज के आर्टिकल्स होते हैं सबको अच्छे से कवर करते हैं और साथ साथ हमारे अहलावत सर द हिंदू के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, तो आपके दो मेजर अखबार कवर हो जाते हैं आधे से एक घंटे के अंदर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड का एनालिसिस। राइट। सो आज 5 आर्टिकल आए हैं हमारे। पहला है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी कि लंबे धागों वाली कपास यानी कि कॉटन, और भारत की इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए क्या रणनीति रही है। तो पहले जानते हैं कि भारत विश्व में कपास उत्पादन में अग्रणी है। हम एंशियंट टाइम्स यानी कि प्राचीन काल से हम कॉटन यानी कि रुई को उगाते आए हैं, कपास को उगाते आए हैं। और जो कॉटन इंग्लिश का शब्द पड़ा हुआ है संस्कृत वर्ड करपास से ही पड़ा है कॉटन। ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो उच्च गुणवत्ता वाली ईएलएस यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली जो कपास है, कॉटन है, उसका सिर्फ हम 20 से 25% ही आयात करते हैं। मतलब इंपोर्ट हम अपने जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 20 से 25% हम बाहर से मंगाते हैं। तो केंद्रीय जो बजट है इस बार का 2025 का, उसमें सरकार ने स्वदेशी ईएलएस कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और आयात पर भी निर्भरता में कमी हो सकेगी। आइए जानते हैं ईएलएस जो कपास होती है उसके बारे में क्या न्यूज़ आई है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो ईएलएस कपास वह किस्म है जिसकी रेशे की लंबाई 30 मिलीमीटर से अधिक होती है, यानी कि 30 मिलीमीटर से अधिक इसका रेशा लंबा होता है और जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में किया जाता है, यानी कि प्रीमियम क्लोथ्स में। ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले महंगे कपड़ों में इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि इसके रेशे बड़े होते हैं। विश्व में कौन इसको सबसे ज़्यादा बनाता है, तो मिस्र, इजिप्ट, अमेरिका, चीन और इजराइल ईएलएस कपास उत्पादन उत्पादन में अग्रणी हैं, भारत नहीं है। भारत की क्या स्थिति है कि भाई हमारा सीमित उत्पादन है। क्यों उत्पादन सीमित है, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु उपयुक्त नहीं है और जल संसाधनों की आवश्यकता में कमी है हमारी। कीटों से अधिक प्रभावित होने की प्रवृत्ति है कि भाई पेस्ट हमारे यहाँ पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं हमारी फसलों में, उस वजह से ये हाँ जो क्या बोलते हैं हमारी जो ईएलएस का कपास है वो उसको उत्पादन में कमी रहती है हमारी। और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों की भी कमी है, यानी कि हाई यील्डिंग जो वैरायटी HYV वैरायटी है वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक। सरकार ने क्या पहल की है, तो भाई उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए हमने रिसर्च और डेवलपमेंट अनुसंधान एवं विकास के लिए उन्नत बीजों का विकास करने का प्रयास किया है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है हमें कि भाई हमें उनको अवेयर करना है, हमें उनके अंदर रुचि लानी है कि भाई क्यों ज़रूरी है ईएलएस और क्यों आपकी आय में वृद्धि हो सकेगी, क्योंकि दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आयात पर भी हमारी निर्भरता कम होगी अगर हम अपने देश में ही इसकी उत्पादन अच्छे से कर पाएंगे और हमारे जो घरेलू वस्त्र उद्योग है वो मजबूत होगा, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और अच्छे से बढ़ेगा। अब चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां हैं भाई कि भाई हमारी जो जलवायु संवेदनशीलता है ईएलएस कपास की वो बहुत ज़्यादा है और इसे विशेष जलवायु चाहिए और सिंचाई की भी आवश्यकता है, यानी कि इसको कैसा वार्म कंडीशन चाहिए, कैसा नमी वाला और गर्म। ठीक है। अ, और कीटों की जो हमला होता है उसको हमें रोकना है, तो गुलाबी सुंडी यानी कि इसको बुलवॉर्म बोलते हैं, बुलवॉर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे कीट फसलों को खराब करते हैं और इसमें आपको एक चीज़ रिवाइज करनी है, बीटी कॉटन, बैसिलस थोरेंजिस कॉटन क्या होती है, इसको आपको रिवाइज करना है, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और जल की उच्च आवश्यकता आवश्यकता होती है कि भाई बहुत पानी का मतलब खर्च होता है इसमें और इससे भूजल पर दबाव पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र जैसे और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वो इसको ढंग से उगा नहीं पाएंगे। किसानों में जागरूकता की कमी है कि इसकी खेती करने के लिए जो उन्नत तकनीकों हैं उन वो चाहिए और उसकी पहली बात तो जानकारी नहीं है, जानकारी हो भी जाएगी तो उसको हमारे यहाँ के किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उतना हमारे किसानों पे पैसा भी नहीं है। और फिर आयात से प्रतिस्पर्धा की, जो भाई इंपोर्ट से जो बाहर से कॉटन आ रही है ईएलएस कॉटन वो सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो भाई उससे हम कैसे कंपटीशन कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। अब दूसरा देखते हैं कि भाई ट्रम्प और मस्क
इलॉन मस्क है, उन्होंने यूएस एड जो जो यूएसए का जो फॉरेन में जो पैसे देता है, मदद करता है दूसरे देशों को, वो एक संस्था है जो 1961 में बनी थी। उसको लेके काफी ज्यादा खींचातानी चल रही है अमेरिका में कि कैसे इसको, इसके जो पैसे हम बाहर से जाते हैं उस पैसों को रोका जाए और इस पैसे को भारत में ही अमेरिका में ही इस्तेमाल किया जाए। तो यूएसएड संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी 1961 में स्थापित की गई थी। ये एक वैश्विक विकास सहायता में प्रमुख भूमिका निभाती है, जैसे कि आपदा राहत, गरीबी उन्मूलन और सुशासन के लिए काम करती है। ट्रंप और मस्क जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बोल रहे हैं कि यूएस एड की अधिक खर्च और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण आलोचना की जा रही है कि भाई ये सरकार की नहीं सुनती है, कहाँ पैसा दे रही है, क्या कर रही है, उसमें भी दिक्कत आती है काफी। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क जी ने बोला है कि भाई ये जो एजेंसी है यूएस एड है, ये अमेरिका का पैसा किस तरीके से खर्च कर रही है और कहाँ खर्च कर रही है, और एक तरीके से ये डीप स्टेट थ्योरी की तरह काम कर रही है, यानी कि सरकार के अंदर एक सरकार चल रही है। इसीलिए उनको लग रहा है कि भाई इसको हमें रोकना पड़ेगा। और आइए देखते हैं कि कितना खर्चा करा है इसने 2023 में। तो 2023 में 43.4 अरब डॉलर का खर्चा किया गया है, किसके द्वारा? यूएस एड के द्वारा। स्वास्थ्य कार्यक्रम में 10.6 अरब डॉलर, 11.4 अरब डॉलर मानवीय सहायता में, आर्थिक विकास में 5.8, और लोकतंत्र और सुशासन में 2.9, शिक्षा में 1.4, और पर्यावरण एवं जलवायु में 1.9। तो इतना इन्होंने पैसा खर्च किया है। इसके लाभार्थी कौन है? तो 130 से ज्यादा देश, जैसे कि अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वो इसके लाभार्थी हैं। भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि भाई यूएस एड ने गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को कम करने के लिए, पोलियो के उन्मूलन में और जलवायु अनुकूल जैसे क्षेत्रों में भारत की सहायता की है। अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ट्रम्प? तो भाई वो बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकी करदाताओं, जो अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा किसी और देश के वासियों को क्यों दें? जो अमेरिका का गरीब है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो उनका तर्क है कि इस धन का उपयोग अमेरिका के आंतरिक विकास के लिए ही किया जाना चाहिए, ये पैसा बाहर ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रशासनिक जटिलता, तो भाई यूएस एड पर ब्यूरोक्रेसी के अधिक प्रभाव का आरोप है कि भाई डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है। विदेश नीति में बदलाव होगा, आर्थिक सहायता के बजाय व्यापार समझौतों को प्राथमिकता देंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें चैरिटी नहीं करनी है, हमें किसी को पैसा नहीं देना है, हमें अपने बिजनेस से मतलब है। जो जो देश हमारे साथ बिजनेस करेगा बस हम उसके साथ काम करेंगे, हम फ्री में किसी को पैसा नहीं देने वाले हैं। अब इसका दुनिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के लिए विकास परियोजनाओं को निधि कटौती यानी कि बजट में कम करना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ेगा। वैश्विक दक्षिण के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए यूएस एड से कटौती में चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का विस्तार का अवसर मिल जाएगा। चाइना को फिर से मौका मिल जाएगा कि बाकी देशों पे, गरीब देशों पे कैसे वो अपना शिकंजा कसे और वो अपने उनको जाल में फंसाए कि उनको लोन दे, और उनको लोन दे दे के उनके जितने भी शहर हैं, जितने भी उनके बंदरगाह हैं, उनको खरीद सके एक तरीके से। तो ये अब चाइना का इसमें इस्तेमाल करेगा, चाइना इस चीज का। अगला आर्टिकल है फेंटानिल संकट। ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे पेन किलर्स अमेरिका में कैसे उनको अब्यूज किया जा रहा था, उनसे नशे किए जा रहे थे। तो अमेरिका ने मेक्सिको और चीन पर आरोप लगाए हैं, और अमेरिका ने बोला है कि भाई मेक्सिको और चीन क्या कर रहे हैं? चाइना जो है फेंटानिल जैसे जो मादक पदार्थों को बनाने के लिए केमिकल भेजता है मेक्सिको को, मेक्सिको फेंटानिल को बनाता है और बॉर्डर और पोस्ट के जरिए कहाँ, यूएसए में भेजता है, और जिससे यूएसए के लोग मर रहे हैं। यूएसए के जो युवा हैं वो इसका सेवन कर रहे हैं, और सेवन करने से पिछले साल हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं पेन किलर्स को खाने से। अब चाइना और मेक्सिको पे और कनाडा पे यूएसए ने, अमेरिका ने क्या किया है, 25% का टैरिफ लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है हर चीज पे। तो फेंटेनिल क्या है? अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है। जो 1 लाख से ज्यादा वार्षिक मौतों का कारण बन रहा है। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही है? तो चीन और मेक्सिको पर उसने व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि ये देश फेंटनिल निर्माण की तस्करी में शामिल हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। चीन से कच्चा माल आता है, मेक्सिको में इसका उत्पादन होता है, और ड्रग कार्टेल और पोस्टल सर्विस के द्वारा भूमिगत सुरंगों से, जो मेक्सिको से अमेरिका के लिए सुरंग बना रखी हैं लोगों ने इलीगल तरीके से, वहां से ट्रैफिकिंग करते हैं इसकी। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई भारत एक फार्मास्यूटिकल हब है, पूरी दुनिया की फार्मेसी बोला जाता है भारत को।
और अब हम पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, भाई हम क्या सामान भेज रहे हैं तो उसको चेक किया जाएगा, बार बार उस पे टैरिफ लगा सकते हैं, उसको चेक बढ़ा सकते हैं, तो हमें अब और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला आर्टिकल देखते हैं कि भाई पृथ्वी के टकराने की जिसकी 1% क्षमता है, जिस क्षुद्र यानी कि एस्टेरॉइड की, उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई अगर 1% भी अगर है किसी एस्टेरॉयड जो है, क्षुद्र ग्रह जो अर्थ से टकरा सकता है, उस पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी भाई? ये एक चिक्सलूप नाम का एस्टेरॉयड था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। वो आज से करोड़ों अरबों साल पहले गिरा था, उसकी भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो टकरा ही जाएगा आके। तो ऐसी चीजों पे अब पूरी दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं वो इस पे ध्यान रख रही हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जैसे पोटेंशियल कोलिजन जो मतलब टकरा सकते हैं, उन पे ध्यान रख रहे हैं, और हम कैसे इनको रोकेंगे इस पे काम किया जा रहा है। कौन कौन काम कर रहा है? नासा, इसरो, ईएसए जैसी जितनी भी वैश्विक जो अपनी स्पेस एजेंसियां हैं, इसके ट्रैकिंग पे और टकराव निवारण की योजनाओं पर काम कर रही हैं। ठीक है। प्रारंभिक पहचान वाली एनईओ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की निगरानी पर विस्तार से काम किया जा रहा है। और डार्ट मिशन जैसी तकनीक है। डार्ट मिशन एक मिशन है, वो बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड धरती से आके टकरा रहा होगा तो हम बीच में ही कोई रॉकेट भेज के उसको छिन्न भिन्न कर देंगे, तोड़ देंगे, और फिर वो अर्थ से नहीं टकराएगा। और यूनाइटेड नेशंस की एक भूमिका भी इसमें काफी तगड़ी रही है इसके लिए। आखिरी क्या है कि भाई वैज्ञानिकों ने एक खोज की है कि उन्होंने बताया कि आपके शरीर में जीन्स जो होते हैं, जो आपके डीएनए के अंदर चीजें होती हैं, वो बताती हैं कि कैसे आपको कुछ चीजें ज्यादा कड़वी लग सकती हैं और कुछ कम कड़वी लग सकती हैं। तो वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की है कि जो आपके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं, वो आज से जब इंसान इंसान बन रहे थे तब हमारे अंदर थे वो। और कड़वा हम इसलिए महसूस कर पाते थे क्योंकि जिन पौधों में कड़वाहट होती थी उसके अंदर जहर होता था। जब हम पौधे वगैरह चीजें खाते थे तो कड़वे चीज को पहचान पाना, कड़वे का टेस्ट ले पाना हमारे लिए बहुत कामदायक था। अरबों साल पहले जब हम एक आदि मानव थे, और अगर कोई भी चीज़ हमें कड़वी लगती थी तो हम उसको छोड़ देते थे, यानी कि इसके अंदर जहर हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ फंगस हो गए, कुछ मशरूम्स हो गए, कोई भी ऐसे पौधे हो गए, तो हमारे अंदर ये प्रकृति ने दिया था, एक तरीके का मैकेनिज्म दिया था। ठीक है। अ, फिर क्या हुआ? जब हम थोड़े से आधुनिक हुए और कॉफ़ी जैसी चीज़ें हमें लगीं, तो हम उन चीज़ों को सेवन करने लगे, और हमारी जो आनुवांशिक चीज़ें हैं हम उनसे पीछे हटने लगे, और इन चीज़ों में आ गया बदलाव। तो अब हम वैज्ञानिकों ने बोला है कि अगर हम ज़्यादा कड़वी कॉफ़ी पियेंगे, ज़्यादा कड़वाहट लेते रहेंगे, तो हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो वैज्ञानिकों ने समझाने के लिए आनुवांशिक अध्ययन किया है कि कुछ लोग कॉफ़ी के कड़वे स्वाद के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। शोध से पता चला है कि ये जीन का नाम है। टेस्ट 2R में होने वाले भिन्न रूप वेरिएशंस से हमारे स्वाद ग्रहण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन मानव विकास, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। स्वाद ग्रहण करने की क्षमता एक अनुवांशिकी का प्रभाव है, ये मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों के पास इस जीन के विशेष संस्करण होते हैं वे कैफीन और क्विनीन जैसे कड़वे तत्व के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे कि मुझे कॉफी मैं पी ही नहीं सकता बिना चीनी डाले, वो कॉफी बहुत कड़वी लगती है मेरे को, यानी कि मेरे अंदर वो पुराने वाले जीन्स जो सर्वाइवल स्किल्स हैं वो अभी भी हैं, कि भाई मुझे कोई कड़वी चीज़ नहीं खानी पसंद, क्योंकि मेरे अंदर वो कड़वी चीज़ को, मेरा जो इतना एवोल्यूशन हुआ है आज से अरबों साल से, लाखों साल से, वो मेरे अंदर फिट है, अभी भी है वो, कि मैं उसको सहन नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग वेस्टर्न देशों से चीज़ें सीख रहे हैं, जो लोगों के डाइटरी हैबिट्स बदली हैं, वो कड़वी चीज़ को पीना फैशन समझते हैं, वो उसको पीते रहते हैं। अगर वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत पीजिए आप। ठीक है, उससे आपको बीमारी होंगी, साइंटिस्ट ने बताया है। आपको सिर्फ लगेगा कि कड़वाहट से कि आपका दिमाग खुल गया है, आपको एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं है। मानव विकास और अनुकूलन आदिकाल में कड़वे स्वाद को शरीर द्वारा विषैले पौधों की पहचान के लिए एक चेतावनी संकेत के रूप में विकसित किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। हालांकि संस्कृति और आदतें, पाश्चात्य संस्कृति जैसी, अब इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे कि कई लोग कॉफी जैसे कड़वे स्वाद को पसंद करने लगे हैं। क्या प्रभाव होता है? जिन लोगों को कड़वा स्वाद पहचानने की संवेदनशीलता अधिक होती है वे आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। अब जैसे मान के चलिए मेरे जैसा कोई इंसान है, उसको कड़वी चीज़ से बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है, कड़वा बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो पिए जा रहा है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई इससे मुझे ऊर्जा मिल रही है। ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। कड़वे स्वाद के प्रति आनुवांशिक प्रवृत्ति, आहार संबंधी पसंद, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म और रोगों से जोखिम प्रभावित कर सकती है। आपको रोग हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो सकता है, और
आपको डाइटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ लोग काली कॉफी के बजाय चाय या मीठे पेय पदार्थों को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब भी मीठा खाने का इसलिए रहता है क्योंकि मीठा एक सर्वाइवल स्किल नहीं है, और कड़वा खाना से पता लगता था कि भाई इस चीज में कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये आपको इंग्लिश में आर्टिकल मिल जाएंगे जो हमने पढ़े आज, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी क्लास। और ये हिंदी में आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी क्योंकि आर्टिकल इंग्लिश में आते हैं, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको कभी कभार हिंदी वाले प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं कि भाई कैसे इसको हिंदी में पढ़ें, तो हम आपके लिए पूरा आर्टिकल ही हिंदी में लेके आते हैं। आप इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने और भी दोस्त जो हिंदी मीडियम में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पीसीएस की, उनको हमारे चैनल से जोड़िए। और हम आने वाले टाइम में काफ़ी नए नए कोर्सेज भी लेके आने वाले हैं। सो धन्यवाद।